सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डैम्प्ड सिस्टम। डैम्प्ड सिस्टम्स की यूनिट डिनोटेड करते हैं अपन सी से, एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक इक्वेशन हो जाती है एक्स डबल डॉट प्लस सी अपान एम इंटू एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। डैम्प रेशियो इक्वल टू जीटा होता है, अथवा डैम्पिंग फैक्टर इसे बोलते हैं, डैम्प रेशियो अथवा डैम्पिंग फैक्टर्स। जीटा इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जीटा इक्वल टू सी अपान टू स्क्वायर रूट एस इंटू एम हो जाता है। इसको डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी है, ये जो सी है हमारा क्या डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। इसकी यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर होती है, और जीटा इक्वल टू सी अपान टू स्क्वायर रूट एस एम होता है। इसका नाम है डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो अथवा डैम्पिंग फैक्टर, दोनों से नाम पे जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डैम्पिंग फैक्टर मतलब डैम्पिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। टू जीटा ओमेगा एन इक्वल टू सी अपान एम होता है। इसको अपन आप रख दोगे तो आ जाएगा अल्फा 1 से 2 बेसिक इक्वेशन हो जाती है। अल्फा 1 से 2 इक्वल टू हमारा माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। ओके, अब इसमें कई प्रकार के केस होते हैं। केस नंबर 1 यदि बात करें, केस नंबर 1 की इफ मी विद जीटा, 3 प्रकार के केस होते हैं इसमें। जनरली केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, इफ मी विद जीटा 1 से बड़ा है। यदि जीटा 1 से बड़ा है तब हमें ओवर डैम्प्ड सिस्टम कहलाएगा, अथवा इसका नाम कुलाम्ब डैम्पिंग हो जाता है। ओवर डैम्प्ड सिस्टम मतलब कुलाम्ब डैम्पिंग हो जाएगा। इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड अथवा डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं इक्वल टू ए की पावर अल्फा 1 टी प्लस बी ई की पावर अल्फा 2 टी इक्वल टू ए एंड बी आर द कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाती है। इसका ये ग्राफ थोड़ी सी बना है कि ये इस प्रकार हमारा डिक्रीज होता है जनरली। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। जीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी ए की पावर माइनस ओमेगा एन इंटू होता है टी एक्स इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये बहुत मतलब माइनोर क्या बोलता है, माइनोर टाइप्स का वो होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है जो कि आंखों से नेग्लिजिबल, आंखों से दिखता भी नहीं, बहुत कम माइनोर टाइप का इसमें क्या वो होता है, क्या बोलते हैं वाइब्रेशन होता है। हियर नो वाइब्रेशन। ओके, केस नंबर 3 इसका नाम है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड सिस्टम अथवा विस्कस डैम्पिंग इसका नाम होता है। अंडर डैम्प्ड अथवा विस्कस डैम्पिंग जीटा की वैल्यू 1 से लेस देन होती है, मतलब तब हमारा ये कंडीशन। इसका बेसिक इक्वेशन इक्वल टू होती है एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। क्योंकि 2 से 3 सेकंड तक ये वाइब्रेशन जनरली रहता है। ये पैदा होने वाला वो बच्चा है कि 2-3 सेकंड बाद अपने आप मर जा रहा है, इसलिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 सेकंड बाद मर ही जाएगा तो खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसके बाद ओमेगा डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन सॉरी डैम्पिंग वाइब्रेशन, तो ओमेगा डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओके, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी अपन निकालने का डायरेक्टली फार्मूला डैम्प्ड वाइब्रेशन का। सीसी इक्वल टू टी ओमेगा एन बहुत बार क्रिटिकल कोएफिशिएंट हो जाता है। ये सीसी इक्वल टू मास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या ओमेगा मैक्सिमम यदि हम मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कहीं पूछ ले तो क्या निकलती है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा। उसमें क्या था, इसमें क्या था हमारा जीटा स्क्वायर था। ये वाले फार्मूला में, ये वाले कहाँ गया फार्मूला, ये कहाँ गया, ये वाला ओमेगा डैम्प्ड सिस्टम के वाइब्रेशन वाले में स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन था, और इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में 2 बस ऐड हो गया। ये देखिए ओमेगा मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। 2 टाइम ऐड हो गया बस, और कुछ नहीं है, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। अब इसके बाद टाइम टी डी निकालने के लिए 2 पाई अपन ओमेगा डी, एफ डी निकालें तो ओमेगा डी अपान 2 पाई, तो जानते ही होगा। अब इसके बाद हमारा जो ये वाले में क्या होता है डिक्रीमेंट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो होता है, एक्सपोनेंशियली ये वेरिएशन होता है इसमें। ओके, एक्सपोनेंशियली वेरिएशन होता है। क्वेश्चन आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विस में, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इंटू साइन फाइव, टाइम इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टी इक्वल टू टी डी हो जाएगा। x1 इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी डी साइन फाइव हो जाएगा। x2 इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू हो जाता है 2 टी डी इंटू साइन फाइव। इसी बार नीचे चलता जाएगा 2 यहाँ पे 3 4 इस तरह। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो निकालने के लिए x इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू हो जाता है ln xn अपान xn प्लस 1 की पावर n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस, कितने बार ऑसिलेशंस हुआ वो n शो करता है। अब इसके बाद मान लीजिए 5 बार फुल हुआ तो x0 से x1 गुणे इस तरह कर दे, x4 से x5 कर देना है। ओके, डायरेक्टली हमारा ये 5 आ जाएगा। ओके, 6 आ जाएगा। ओके, 6 बार बोलेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 बार बोलते 5 आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली फार्मूला एक और होता है डिक्रीमेंट रेशियो का 2 पाई जीटा अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्रिटिकली डैम्पिंग सिस्टम हमारा है तो जीटा इक्वल टू सी अपान सी सी इक्वल टू एम ओमेगा एन, 2m ओमेगा एन हो जाता है डायरेक्टली।
note point, if me with the ratio of the displacement of the end third cycle in third cycle end to start of the eighth cycle, इस तरह बोला तो पता थर्ड साइकिल एंड हो जाती है, स्टार्ट ऑफ द एट साइकिल मतलब 7 साइकिल कंप्लीट हुई ना, x3/x7 इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें बना सकते हो। अब इसमें x3/x7 करके तो x3 से x4 कर दो, गुड़े x4/x5 कर दो, गुड़े x5/x6 कर दो, इसी प्रकार जितने आए उतनी साइकिल पता चल जाएगी। एक और होता है द रेशियो फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड सिलेंडर टू एट सिलेंडर, मतलब थर्ड सिलेंडर एट सिलेंडर कंप्लीट ही हमको अज्यूम करना है, कंप्लीट ही मान के चलना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इन सब चीज़ों क्वेश्चन हम करते हैं इन सब चीज़ों के बेस पर, इसमें सब कुछ मतलब अटैच कर दिया हमने। दी विद द रॉड, दी विद द वर्टिकल रॉड, जिसमें मास भी हमने कंसिडर किया है। दी विद द टॉर्शनल स्प्रिंग भी हमें लगा दिया, दी विद द डैम्पिंग सिस्टम लगा दिया, डैम्पर लगा दिया, दी विद द स्प्रिंग लगा दिया। और ये वाले को हमने क्या हल्का डिस्प्लेस किया थीटा हमने डिस्प्लेस किया, तो ये mg/l/2 इसके मास के कारण mg/l/2 इंटू थीटा हो जाएगा टॉर्क मेथड के थ्रू। इसके बाद हमारा st जो हमारा टॉर्शनल स्प्रिंग st इंटू थीटा हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है यस के कारण यस इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होती है, यहाँ से हमने मानी a मानी थी ना, यहाँ से डिस्टेंस, तो यस a स्क्वायर हो जाएगा। b यहाँ तक के मानी डैम्पर के लिए, तो ये डैम्पर के लिए cb स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा। अब याद रखना कि टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर बनाना है, आपको याद रखना न्यूटन इंटू मीटर बनाना है, तो c न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर होता है। अब b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मीटर कट जाएगा, अब यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। इसी पर स्प्रिंग न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। अब यहाँ पर st हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर डायरेक्टली आ जाता है, तो थीटा कर देना। आई में इसी प्रकार हमें मतलब टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर बनाना है सबको। तो इसके बाद बेसिक क्वेश्चन की बन जाती है आई थीटा डबल डॉट प्लस cb स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, cb स्क्वायर डैम्पिंग के कारण जो आया, प्लस इसके बाद जो हमारा ये लोड के कारण हुआ है, प्लस जो स्प्रिंग के कारण हुआ है, और जो टॉर्शनल स्प्रिंग के कारण हुआ है, ये तीनों को ऐड कर देना है। लोड के कारण प्लस स्प्रिंग के कारण, प्लस के बाद थीटा इक्वल टू 0 कर देना है इक्वेशन के थ्रू। c इक्वल टू c जगह में रहेगा, यस की जगह में सब चीज़ें आती हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, यदि मान लीजिए राड हमारी वर्टिकल है तो हमारी mg आ रहा है, mg/l/2 आ रहा। यदि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल हो जाती तो sxi इक्वल टू mg कैंसिल हो जाते दोनों, ओके, उसमें 0 हो जाता है, mg 0 हो जाता है, और पूरा चीज़ सिमिलर होता है यदि वर्टिकल कंडीशन में होता तो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा सब इंपॉर्टेंट मतलब मशीन के मास कंसिडर रोटेटिंग। यदि मान लीजिए रोटेटिंग अनबैलेंस फोर्स तो क्या अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू होता है m फॉर द रोटर इक्वल टू होता है e ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। एफ नॉट हो तो साइन ओमेगा टी, एफ अनबैलेंस्ड फोर्स फिजिकल टू रेसिप्रोकेटिंग है हमारा, तो टी इक्वल टू टी पर अनबैलेंस इक्वल टू यम रेसिप्रोकेटिंग आर ओमेगा स्क्वायर टू साइन थीटा। एफ नॉट अनबैलेंस एफ नॉट हो तो साइन ओमेगा टी, आर इक्वल टू स्ट्रोक बाई 2 हो जाता है, बाई भी फ्राम इक्वल टू दिया है तो वेलोसिटी इक्वल टू हमारा v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा हो जाता है, बाई लेंथ एफ इक्वल टू क्या फ्रीक्वेंसी, ये लेमडा क्या है बाई लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाता है। क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाले। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स डैम्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं भैया कि इसकी इक्वेशन ध्यान दो, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। उस सब में 0 होता था ये, लेकिन इसमें भी है, मतलब इसमें pi भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। अभी तक c अब कंसीडर कर रहे थे, pi भी करना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना वही। इसके बाद हमारे क्या अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी सारी। इसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसका डायरेक्टली फार्मूला हम याद कर रखे हैं एम्पलीट्यूड का, इक्वल टू एफ नॉट एस अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू टोटल वर्ग प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाता है। वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर ऑल वैल्यू जीटा, तीनों केस के लिए वैलिड हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड, स्टडी स्टेट के लिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है इक्वेशन एफ नॉट वन स्क्वायर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर टोटल वर्ग प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। डायनेमिक लोड एफ डी इक्वल टू के इंटू एक्स हो जाएगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर करके करता है कि ये जो हमारा ये हमारे एफ है ना इधर आ जाता है और नीचे आ जाएगा, ये देखिए ये मैग्निफिकेशन फैक्टर ए अपान एफ नॉट डिवाइड बाई एस हो जाएगा, ओके। एम्पलीट्यूड डिवाइड एफ नॉट अपान एस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा का स्क्वायर टोटल वर्ग प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा का स्क्वायर। मैग्निफिकेशन फैक्टर इंक्रीज होगा, जीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी, क्या बताया डैम्पिंग फैक्टर्स, ओके, डिक्रीज होगा। इसके बाद हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहा है कि यदि मान लीजिए जैसे जैसे मैग्निफिकेशन फैक्टर बढ़ा रहा है उसी से जीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, फाइनली जीटा की वैल्यू 0 हो गई है। जैसे नीचे आ रहे हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर घट रहा है तो जीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फाइनली 1 पर ओमेगा अपन ओमेगा 1 इक्वल टू 1 पर रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है। डैम्पिंग कंडीशन अब देखें डायरेक्टली फार्मूला इसका याद रखने की जरूरत है, कुछ करने की सकता ही नहीं। जीटा लेस देन 1 हो जाता है, जीटा डिक्रीज होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फटीग लाइफ डिक्रीज हो जाएगी,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जब एफ इंटू होता है यम पर, ओके, एट मतलब ओमेगा अपान ओमेगा एन लेस देन 1, अंडर डैम्पिंग अथवा विस्कस डैम्पिंग कंडीशन, ओमेगा अपान ओमेगा एन इक्वल टू 1 तो नो डैम्पिंग, ओमेगा अपान ओमेगा एन इक्वल टू 0 तो ओवर अथवा क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन हो जाती है। एक बार क्वेश्चन गेट में आया था, बहुत हार्ड क्वेश्चन सब लोग बोल रहे थे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था वो। एट रेजोनेंस इक्वल टू एफ नॉट अपान एस डिवाइड बाय 2 जीटा, अल्फा इस डायरेक्टली 1 अपान होता है जीटा के, रेजोनेंस डायरेक्टली इनवर्सली 1 अपान जीटा के प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस, मतलब एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कंडीशन पर, ओके। आफ्टर सम टाइम पर, आफ्टर सेम टाइम पर हमारे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जाता है, इसको हम वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करते हैं तो ए साइन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस, लेकिन साइन के फॉर्म में हमें रखना है, तो 180 प्लस हम फाइव कर दिए, तो सॉरी 90 प्लस फाइव कर दिए, तो वाला फार्मूला आपको आ जाएगा, एक्स डबल डॉट एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे आप तो साइन के फॉर्म में तीनों फॉर्म आ जाएंगे, दोनों को हमको ऐड कर देना है बस, होगा बेसिक इक्वेशन फॉर एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस सी एक्स माइनस एस एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। ये देखो एफ नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है, यम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इनर्शिया फोर्स बोलते हैं इसको, माइनस सी ओमेगा ए साइन फाइव बाई 2 मतलब 90 प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, अभी थीटा इसको जूम कर लो तो अब क्या बोलेंगे इसके, डैम्पिंग फोर्स इसे बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स किसे बोलेंगे अपन, या माइनस जैसे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को। एक फेस डायग्राम इसका हमें बनता है, इस क्वेश्चन एक बार आ चुका है इंजीनियरिंग में, हर एक चीज में क्वेश्चन आ चुके हैं। फेस डायग्राम इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू क्लॉक सी डब्ल्यू ओमेगा हो जाएगा, जैसे ओमेगा टी पर एंगल पर है, ये हमारा फाइव एंगल पर है, टोटल एंगल हमारा ओमेगा टी है, ये आप इसी के फॉर्म में आप फिगर को बना के रख देंगे। मशीन इंटरनल परफॉर्मेंस, इसमें सबसे अच्छी बात की पता है क्या आप देखना है कि मशीन, अगर एक मशीन चल रही है तो उस मशीन के कारण दूसरी मशीन प्रभावित ना हो, इतनी बड़ी मशीन धरती को हिला रही है तो अगल बगल की जो मशीनें होंगी वो बिना चले ही काम उनका खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, इंसुलेटेड प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटेड प्रोवाइड करने के लिए हमें एफ टी इक्वल टू ट्रांसमिटेड फोर्स हो जाता है, ट्रांसमिटिंग फोर्स इक्वल टू एफ टी अपान एफ नॉट हो जाएगा, ट्रांसमिटेड फोर्स डिवाइड बाय एफ नॉट, अनबैलेंस्ड फोर्स इसको बोलते हैं जो आता है इसके, तो मैं मशीनिंग ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल टू 0 लेस देन जीटा लेस देन 1, ये वाला फोर्स डायग्राम को इसका ही डायरेक्ट बना है, ये नहीं कि इसमें डैम्पर और स्प्रिंग थोड़ी ना अटैच्ड है, ये इसका मतलब प्रतिरूप है। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर, टोटल वर्ग प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर, ओके। रटा होना चाहिए फार्मूला एकदम से मन में। एक इसके बाद हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल टू एफ टी अपान एफ नॉट इक्वल टू 1 अपान ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्टेड फॉर द ओमेगा अपान ओमेगा एन 0 हम पुट कर दें तो क्या ट्रांसमिसिबिलिटी 1 होती है। दो कंडीशन ही केवल ऐसी हैं जिसमें से हम ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इक्वल टू हम 1 प्राप्त कर सकते हैं। पहले ओमेगा अपान ओमेगा एन इक्वल टू 1 0 कर दो, रेजोनेंस कंडीशन तो ये ओमेगा अपान ओमेगा एन इक्वल टू रूट 2 कर दो तो भी हमें मिल जाएगा। कोई मशीन इन्हीं दो के बीच में काम करती है, दुनिया में जितनी भी मशीनें चल रही तो ये 0 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में ही काम करती हैं, इनके अलावा ना कोई मशीन बनी है ना ही बनेगी दुनिया में। चलो इसके बाद हमारे पास जीटा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इक्वल टू ये हमारा 1 और यहाँ पे रूट 2, यहाँ 0 से रूट 2 के बीच में ही काम करेगी। जैसे जैसे हम क्या ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो बढ़ाएंगे तो जीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो, मैग्निफिकेशन फैक्टर में भी इसी तरह होता था, इसमें जीटा में इसी तरह हो जाएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो बढ़ाओ, जीटा की वैल्यू घटाओ, हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 से नीचे आनी नहीं चाहिए, 1 से नीचे अगर आ जाइए तो घाटा हो जाएगा, फिर मशीन रन ही नहीं कर पाएगी। जीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जीटा इक्वल 0.6, जीटा इक्वल टू 0.8, ओके। ये कंडीशन 1 और रूट 2, ये देखो ओमेगा पान ओमेगा एन की वैल्यू रूट 2 से इधर है और ये ओमेगा पान ओमेगा एन की वैल्यू रूट 2 से इधर। कुछ ही मशीनें जो हैं तो इसके ऊपर काम करती हैं और बाकी 90% मशीनें इसके नीचे ही, इसके रूट 2 के नीचे ही काम करती हैं। उनकी क्षमता ही नहीं थी कि हम वो रेजोनेंस कंडीशन को पार कर सकें, उतना उनकी क्षमता ही नहीं है। बस एक इसमें लैपटॉप का जो फैन होता है वो इसके ऊपर काम करता है, ओमेगा पान ओमेगा एन का स्क्वायर रूट 2 के ऊपर वाला काम करता है। अगर वो इसके कंडीशन में आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा वो। चलो इसलिए जल्दी उसको रोकना भी होता है, फैन जल्दी ही रुक जाता है लैपटॉप का। चलो नेक्स्ट लैपटॉप डेस्कटॉप का। इसके बाद हमारे क्या हुरलिंग ऑफ द शाफ्ट, हुरलिंग ऑफ शाफ्ट की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि शाफ्ट अटैच्ड है फॉर द स्प्रिंग। इसमें कितना भी आप अच्छे से बना लो लेकिन सेंट्रीफ्यूगल तो प्रोवाइड कर होबे करेगी, है ना, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर आप नहीं मिल सकता ना कोई भी चीज़ का। इसके बाद हमारा क्या है, ये उसके कारण में सेंट्रीफ्यूगल प्रॉब्लम, जिसके कारण वाइब्रेशन आएगा। आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे अपन, इसको अपन ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आएगी, ये इसका डायरेक्टली फार्मूला याद रख लो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। एम्पलीट्यूड बस डिफ्लेक्शन ई अपान ओमेगा एन अपान ओमेगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, जीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 0, यहाँ पर हो जाता है 0 जब होगा जब हमारा एम्पलीट्यूड अगर डिफ्लेक्शन तभी ये आएगा। ए इक्वल टू हमारा होता है एफ नॉट अपान एस, एफ नॉट इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली अपान एस स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा एन का स्क्वायर, टोटल वर्ग प्लस 2 जीटा ओमेगा अपान ओमेगा
एन का स्क्वायर, इस ओमेगा 0 कर दो, इसको ये वाला खत्म, ये वाला बस बचेगा 1/fn का स्क्वायर इक्वल 1/f1 का वर्ग प्लस 1/f2 का वर्ग। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, सेकंड व्हिरलिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/2 कर देते हैं सेकंड व्हिरलिंग स्पीड में, जब पूछे तभी करना, नहीं तो पूछता भी नहीं जनरली। हम वाइब्रेशन खत्म करते हैं, इसके बाद हमारी चीज़ आएगी गियर्स। दुनिया में गियर्स कब बना? सबसे पहले गियर क्या पावर गियर क्या है? गियर पावर ट्रांसमिशन करने का एक माध्यम है। पावर ट्रांसमिशन करने के लिए 80% 90% तो अपन वही का यूज कर लेते हैं, बेल्ट का, पुली का, चैन का, इन सब चीज़ों का पावर ट्रांसमिशन करने का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब अब एक्यूरेट साइज हमें चाहिए होती तब हम क्या गियर का यूज करते हैं। जैसे वॉचेस में एक्यूरेट साइज होता है, एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सब चीज़ों के लिए अपन गियर्स का यूज करते हैं। कारों को वगैरह के लिए ओके, ये सब गियर का यूज कर। चलो देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर्स। बेसिकली तीन प्रकार में गियर को बांटा है। गियर को हमने पहले क्या बांटा है? पैरेलल, शाफ्ट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग गियर। पैरेलल, शाफ्ट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग गियर, ये में क्या होते हैं? 3 प्रकार के इसमें गियर आते हैं। पहला स्पर गियर, दूसरा हेलिकल गियर, तीसरा रैक एंड पिनियन गियर। ओके, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल टाइप में गियर क्या क्या होते हैं? पावर को एंगल में ट्रांसमिट करना है तो हमें क्या? इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेवल गियर है। तीसरा नंबर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वार्म एंड वार्म गियर। ओके, वार्म एंड वार्म गियर। इसके बाद हम स्पर गियर की बात करें थोड़ी सी। दुनिया में सबसे पहले स्पर गियर आया, स्पर गियर आते ही फेल हो गया। ये आते ही मतलब ये 100% में 99% फेल हो गया, 1% ही केवल इसका यूज होता है, वो भी लो पावर ट्रांसमिशन के कारण। क्योंकि इसके जो तीथ होते हैं, क्या होता है? तीथ इज द पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द रोटेशन। इसके जो तीथ एक्सेस के रोटेशन के पैरेलल होते हैं, इसी कारण सबसे गड़बड़ चीज, मतलब ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाता, ये खत्म हो जाता है, खुद को खत्म कर लेता है ये। यूज फॉर द इलेक्ट्रिक स्क्रू, ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटिंग स्प्रिंकल्स, है ना, वैन वगैरह, अलार्म क्लॉक में, वॉशिंग मशीन वगैरह में, क्लचिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ओके, एक बात और, इसमें लो कास्ट वगैरह इसमें जनरली होती है, साउंड बहुत ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होती है, इसी कारण से तो आवाज़ें आती हैं मशीन वगैरह में चलने में। ओके, इसके अंदर हेलिकल गियर क्या करता है भैया? टीथ आर द इंक्लाइनेड टू द एक्सेस ऑफ द रोटेशंस। ये सब, ये जब दूसरा गियर दुनिया में आया ना तो ये 99% सक्सेस हो गया, 1% ही केवल इसमें फेल हो गया। कौन सी कंडीशन फेल हुआ? जब ये हाई पावर ट्रांसमिशन करना है तब ये हाथ जोड़ देता है, भैया मेरे बस का नहीं है। ये हेलिकल गियर भी टीथ आर द इंक्लाइंड होते हैं टू द एक्सेस ऑफ द रोटेशंस की। ओके, एंड मतलब नॉइस वगैरह कुछ प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करता, ये लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तीसरा नंबर गियर आया हेरिबोन गियर, टू अवॉइड द एक्सियल थ्रस्ट टू हेलिकल गियर। ओके, टू अपोजिट हैंड कैन बी माउंटेड साइड टू रिजल्ट द थ्रस्ट फोर्स। ओके, यूज फॉर द हैवी मशीन वगैरह में यूज होता है। रैक एंड पिनियन टाइप में क्या होता है? आर यूज्ड फॉर द रोटेशंस इनटू द लीनियर मोशन से। ओके, इसके बाद रॉकेट्स, है ना, पॉकेट क्या बोलते हैं, क्या परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर दिस स्ट्रिंग सिस्टम्स फॉर द ऑन द मैनी कार्स। स्ट्रिंग फॉर स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है ना कारों में, उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल रैक एंड पिनियन गियर का। रैक एंड पिनियन तो आप जानते हो ना, एक लीनियर होता है, एक रोटेशन टाइप का होता है। अगला नंबर बेबल गियर। बेबल गियर में यूज इस डायरेक्शन मतलब करने के रोटेशन के काम में होता है। 90 डिग्री जनरली इसका यूज होता है, लेकिन हम इंक्लाइंड भी इसको यूज कर सकते हैं। जनरली ये 90 डिग्री में होता है, लेकिन इसको इंक्लाइंड भी हम यूज कर सकते हैं। टीथ आर द बेबल गियर्स ऑन द स्ट्रेट एंड स्पाइरल एंड हाइपॉइड अथवा हाइपॉइड टाइप के इसके होते हैं। यूज फॉर द लोकोमोटिव मशीन एप्लीकेशंस, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटर्स, पासिंग, है ना, कूलिंग टावर्स एंड पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, रेलवे ट्रैक्स, इंस्पेक्शंस मशीन्स, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। वार्म एंड वार्म गियर दुनिया में आया, जब आया ही नहीं कभी, मान लो हाइपोथेटिकल मतलब है, हम अज्यूम करते हैं कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन दुनिया में बना ही नहीं, है ना, बनेगा, क्योंकि इसके असंभव वाली चीज़ है ना यार। ये आर यूज्ड फॉर द लार्ज रो रिडक्शन से लो पावर, मतलब क्या रे कहाँ गया यार, हाँ, रिडक्शंस एंड नीडेड फॉर द नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग स्पीड रिडक्शन 20:1 होता है। नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। यूज फॉर द वाइडली पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन चलने में दिक्कत हो जाएगी। वाइडली इन द मटेरियल हैंडलिंग एंड क्या हो जाता है? टेम्परेरिंग मशीन, ट्रांसमिटिंग द मशीन टूल्स एंड ऑटोमोबाइल इटीसी। गियर टर्मिनोलॉजी की थोड़ी हम बात करते हैं। गियर टर्मिनोलॉजी में हमें क्या हो जाता है? अडेंडम सर्कल ऊपर वाला सर्कल हो जाता है, क्लियरेंस सर्कल, पिच सर्कल, डिडेंडम सर्कल, ओके, बेस सर्कल भी बीच में होता है, क्लियरेंस सर्कल ये वाली सर्कल हो जाती है। ओके, इसके बाद हमारा क्या होता है? टूथ थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस जो होती है हमारे टूथ की हो जाती है, ये सर्कुलर पिच हो जाता है, ये टूथ स्पेस हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस, टूथ डिप्थ ये वाली थिकनेस हमारी टूथ डिप्थ हो जाती है, ये वर्किंग डिप्थ वाली थिकनेस। अडेंडम ये वाले यहाँ से यहाँ तक की
की थिकनेस अडेंडम हो जाती है। ओके, सर्कुलर पिच का फार्मूला डायरेक्टली आप करो, क्लियरेंस इक्वल टू 0.157 मॉड्यूल हो जाती है। ओके, सर्कुलर पिच का पीसी की पाई डी अपान टी हो जाता है, मॉड्यूल इक्वल टू डी अपान टी हो जाता है, डायमीटर पिच इक्वल टू पी डी डी अपान टी हो जाता है, पी डी इंटू पी डी इक्वल टू पाई हो जाता है, वर्किंग डेप्थ इक्वल टू बाई द गियरिंग अडेंडम प्लस एडेंडम माइनस क्लियरेंस हो जाता है। ओके, बैकलेस इक्वल टू यहाँ पर देखो बैकलेस वगैरह सब मिल जाएगा आपको, तो बैकलेस इक्वल टू टूथ स्पेस माइनस होता है टूथ थिकनेस एंड होता है मेटिंग ऑफ द गियर, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस ये देखो टूथ स्पेस आपको दिख रहा है ना, टूथ स्पेस माइनस क्या टूथ थिकनेस, ये देखो टूथ स्पेस यहाँ से यहाँ तक के टूथ स्पेस हो जाएंगे, ये वाला क्या है टूथ थिकनेस हो जाएगी। टूथ थिकनेस कौन सी है, ये टूथ स्पेस हो गया हमारा, टूथ थिकनेस डिवाइडेड टूथ थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है हमारी टूथ थिकनेस हो गई, टूथ स्पेस हमारा ये दोनों के बीच में। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है माइनस करके टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस ऑफ द मेटिंग ऑफ द गियर, क्या होता है बैकलेस, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ओमेगा पी अपॉन ओमेगा जी फॉर द वेलोसिटी फॉर द किसकी पिनियन के लिए और गियर के लिए, इक्वल टू टी फॉर द टीथ फॉर द गियर, टी स्मॉल टी फॉर द पिनियन के लिए, उल्टा होता है इसमें गियर ट्रेन में जनरली इसको अच्छे से यूज करेंगे अपन। फॉर द इनवॉल्यूटरी गियर, ओके, सबसे पहले हमारा बेस सर्कल, इसके बाद हमारा क्या होता है पिच सर्कल, जिसे भगवान सर्कल है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल पिच सर्कल ही होता है। इसके बाद हमारा अडेंडम सर्कल, ओके, अडेंडम सर्कल आ गया। इसी प्रकार ये किसके लिए हमारा हो गया गियर के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला हम पिनियन के लिए उसी प्रकार कर देना है। ओके, और तीनों को जहां पर पिच सर्कल हमारा दोनों में ऐड करेंगे उन दोनों के लिए टेंजेंट हमारी लाइन खींच दी है। ओके, टेंजेंट लाइन हो जाती है, उसमें एन के पी में बीच में जो सेंटर उसे पिच बोल पॉइंट बोलते हैं, यल और यम और यन यहाँ पर पॉइंट है जो कि अडेंडम सर्कल फॉर द गियर एंड अडेंडम फॉर गियर एंड अडेंडम सर्कल फॉर द पिनियन में अटैच्ड है, और उसके बाद ये यहाँ पर ये वाले बेस सर्कल पर अटैच्ड है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमारा केपी इसका फार्मूला डायरेक्टली पाथ ऑफ अप्रोच केपी स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस आर साइन फाई होता है। केपी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला के और ये वाला पी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको हम पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं। इसके बाद पाथ ऑफ द रिसेस पी इंटू यल, पाथ ऑफ द अप्रोच एंड पाथ ऑफ द रिसेस इक्वल टू ऊपर वाले को, ऊपर वाला हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट गियर के लिए। ओके, गियर के लिए गियर पिनियन के लिए। ओके, पिनियन के लिए स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। कैपिटल आर ए किसका है बताओ, कैपिटल आर ए गियर का है और स्मॉल आर किसका है पिनियन का है। ओके, ये ध्यान देना। तो इस अडेंडम सर्कल आर ए कैसे नहीं अडेंडम सर्कल के थ्रू आए, अडेंडम रेडियस के थ्रू आएगा। तो पी एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर ए का वर्ग माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कोष्टक के बाहर माइनस आर साइन फाई। आर ए इक्वल टू कैसे निकालेगा आर प्लस अडेंडम, कैपिटल आर ए इक्वल टू आर प्लस अडेंडम हो जाता है। ओके, आर का आपका अप्रोच इक्वल टू क्या पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय द कॉस फाई हो जाता है। ओके, आर का आप रिफेस इक्वल टू पाथ ऑफ रिफेस डिवाइड बाय कॉस फाई हो जाता है। आर का आप कंटेक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ कंटेक्ट डिवाइड बाय कॉस फाई। एंगल टर्न्ड बाय द पिनियन इक्वल टू कैसे निकालते हैं, आर का आप कंटेक्ट डिवाइड बाय स्मॉल आर हो जाता है। एंगल टर्न्ड बाय द गियर, आर का आप कंटेक्ट डिवाइड बाय कैपिटल आर हो जाता है। एंगल टर्न्ड बाय द गियर कंटेक्ट रेशियो निकालेंगे, आर का आप कंटेक्ट डिवाइड बाय द पीसी। पीसी क्या सर्कुलर पिच है, एक गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन 2019 में आया था। पीसी इक्वल टू पाई डी अपॉन टी हो जाता है। इसके बाद हमारा मिनिमम फॉर द 1 से इक्वल बड़ा होना चाहिए। ओके, प्रिवेंट मेथड टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस अंडर मेथड टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस। ये जो हमारा इंटरफेरेंस यहाँ पर कंडीशन है, यम के अंदर अगर ये वाली लाइन घुस जाएगी तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, इधर यन के अंदर ये अगर लाइन आ जाएगी तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। यही एक लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। अब उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ मतलब रीजन दिए गए हैं जिनको हम करते हैं। पाथ ऑफ कंटेक्ट निकालने के लिए पाथ ऑफ द अप्रोच प्लस पाथ ऑफ द रिसेस करते हैं। ओके, याद रखिएगा। इनवैल्यूड प्रोफाइल में उन्होंने मतलब इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ दिमाग लगाया उन्होंने। सबसे पहले क्या उन्होंने किया कि अंडर कट गियर के जो है अंडर कट ही काट दिया, मतलब जहाँ की प्रोफाइल होती है यहाँ पे उन्होंने काट दिया, अंडर कट कर दिया गियर को। तो अब इसमें क्या घाटा हुआ उनका कि गियर ही कमजोर हो गए, जिस काम के लिए वो बना वो काम ही नहीं हो पा रहा, ज़्यादा लोड ही नहीं ले पाए, जहाँ जो लोड लेने की क्षमता थी वही कम कर दिया उन्होंने। इस कारण से ये मेथड काम नहीं कर पाई। पर पहले क्या अंडर कटिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कटिंग टूल। ओके, कटिंग टूल द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द टूथ इज लेस एट द रूट। ओके, अंडर अप टू लो पावर ट्रांसमिशन। आज भी ये दुनिया का अपने लो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए राजा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज गियर यही है हमारा, अंडर कट कर देते हैं। अगर लो पावर ट्रांसमिशन करनी है तो डायरेक्टली हम अंडर कट कर देते हैं। ओके, इंटरफेरेंस एलिमिनेट, पूरी तरह से इसमें इंटरफेरेंस कम नहीं हुआ, इंटरफेरेंस खत्म ही हो गया पूरी तरह से। ओके, पूरी तरह से। लेकिन लो पावर घाटा इसमें क्या है, लो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम यूज करते हैं इसका सिर्फ। इसके बाद हम दूसरा उपाय की, अब हाई पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम क्या करना था, फिर उसको उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इन द मीडियम टू हाई पावर ट्रांसमिशन, मीडियम से हाई पावर ट्रांसमिशन करने के लिए उन्होंने क्या किया,
हाई पावर ट्रांसमिशन करने इसी में हमारा उन्होंने क्या किया, मतलब क्या प्रेफर एंगल को इंक्रीज कर दिया। आप देखो प्रेफर एंगल को इंक्रीज कितना कर दोगे भैया, ये देखिए हमारा प्रेफर एंगल यहाँ पे बना है, ये वाला, ये दोनों की लाइन टेंजेंट लाइन की और ये वाली लाइन के बीच में जो हमारा कॉमन टेंजेंट लाइन के बीच में जो हमारा एंगल आता है, जिसमें फाई विद प्रेफर एंगल डिनोट करता है। आप कितना इसको बढ़ा दोगे, ज़्यादा बढ़ा दोगे ये छोटा बन जाएगा, ज़्यादा कर दोगे तो ये वाला छोटा बन जाएगा, इन दोनों को गियर छोटा पावर ट्रांसमिट हो पाएगी, पूरे कंटेक्ट में ही ना पाएगा। इसलिए लिमिट इसमें भी है ना कि हम 20 से 25 डिग्री के ज़्यादा हम नहीं कर सकते ना इसको, तो लिमिटेशन जहाँ आई कि मतलब गियर बनना ही नहीं। कंपनी तो भैया हाथ जोड़े बैठी है कि नहीं, अगर इंटरफेरेंस हमारा हो रहा, नो डाउट आपने इंटरफेरेंस कम किया है, लेकिन अभी भी इंटरफेरेंस है, इसीलिए हम गियर नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गियर बनाना। तो हम फिर हमारे साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया कि क्या है, प्रेफर मतलब फाई इंक्रीज करते हैं, प्रेफर एंगल इंक्रीज इफ मी विद फाई इंक्रीज बाय द स्मॉल आर बेस डिक्रीज हो जाएगा, ओके, नॉन इनवैल्यूशन पोर्शन डिक्रीज हो जाएगा, इंटरफेरेंस डिक्रीज होगा। लेकिन यार 20 से 25 लिमिटेशन हो गई। तीसरा उन्होंने क्या, स्टबिंग कर दिया, तीथ है कुछ छटाई कर दी, स्टबिंग द तीथ, जो तीथ हमारे बने थे गियर में तो उनको छटाई कर दी। अब लोग पावर ट्रांसमिशन करना, हाई पावर ट्रांसमिशन करना था, वही कम, कंटेक्ट रेशियो ही कम हो गया। अब कंटेक्ट रेशियो जैसे ही कम हो गया तो फिर वही काम ना हो पाएगा जिस काम के लिए बना है। अडेंडम सर्कल और न्यू अडेंडम सर्कल कितना छोटा बन गया ना, तो कंटेक्ट रेशियो ही कम हो गया, इसमें फिर इस पर भी लिमिटेशन आ गई ना, कितना छटाई कर दोगे, ऐसा कर दो तो बनेगा ही नहीं। हाँ, फिर इसने क्या है, बाई स्टबिंग, तो फाई नो चेंज, अडेंडम सर्कल डिक्रीज होगा, ओके, अडेंडम डिक्रीज होगा, फॉर अडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीज, इंटरफेरेंस डिक्रीज होगा, इंटरफेरेंस टूथ स्ट्रेंथ इंक्रीज, अडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीज, है ना, प्लेन ऑफ द कंटेक्ट डिक्रीज, आर्क ऑफ कंटेक्ट डिक्रीज, पीफी पाई डी अपॉन टी इक्वल टू नो चेंज, कंटेक्ट रेशियो डिक्रीज। अब लिमिटेशन ले, कंटेक्ट रेशियो ही डिक्रीज हो गया, बताया था मैं पहले ही बता चुका हूं ना कि वही चीज था। अगला चौथा नंबर, फिर बहुत दिमाग लगा, बहुत समय लगा साइंटिस्टों को खोजने में, उन्होंने एक माइंड उपाय लगाया और लास्ट उन्होंने नंबर ऑफ द तीथ, यदि हम नंबर ऑफ द तीथ गियर के बढ़ा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। इसमें से क्या हुआ, नंबर ऑफ द तीथ इंक्रीज उन्होंने कर दिया, अडेंडम सर्कल बराबर काम करेगा, न्यू अडेंडम सर्कल वो यहाँ पर हो गया, ओके, पिच सर्कल ये भी बराबर काम करेगी, बेस सर्कल बराबर रहेगा, तो बाई द तीथ इंक्रीज, ओके, तो फाई में नो चेंज, प्रेफर एंगल में कोई चेंज, अडेंडम सर्कल डिक्रीज, अडेंडम डिक्रीज होगा, नो डाउट थोड़ी डिक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीज हुई है, इंटरफेरेंस डिक्रीज हो गया, इसके बाद डिक्रीज हो गया, ओके, डिक्रीज हो गया, खत्म। फिर तीथ इंक्रीज करने से हमारा क्या हो, अडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीज, ओके, कंटेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट डिक्रीज, आर्क ऑफ द कंटेक्ट डिक्रीज, पी इक्वल टू पाई डी पी सी, सर्कुलर पिच जो हुआ वो भी डिक्रीज हो गया, कंटेक्ट रेशियो इंक्रीज होगा, कंटेक्ट रेशियो इंक्रीज, अब बहुत ज़्यादा तीथ है ना तो कंटेक्ट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। नो लिमिटेशन, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द गियर डिजाइन, और इसी के गियर बनने लगे अपने इंडिया में, कहीं पूरे भारत दुनिया में, पूरी दुनिया में, और इसी के गियर सक्सेसफुल हो गए हैं और हमारी आज गाड़ी में यही गियर यूज होते हैं। सो विल बी, हाँ, तो अब यहाँ पर बोला गया कि भैया तीथ तो हम इंक्रीज कर देंगे, लेकिन कितने इंक्रीज कर देंगे ये बताने के लिए हमारे दो फार्मूला आए कि गियर को बचाना है और पिनियन को बचाना है। एक बात और अच्छी है, क्या है, हम हमेशा बड़े को बचाते हैं, अगर बड़ा बच गया तो छोटा ऑलरेडी बच जाएगा, तो अगर गियर बच गया है तो पिनियन तो ऑलरेडी बच जाएगा। तो मैंने सही बोला था, अगर मान लीजिए गियर को हम सेव कर लिए, गियर को बचा लिए तो पिनियन ऑलरेडी बच जाएगा, तो बड़ा बचा लो छोटा बच जाएगा। इसके बाद हम क्या, बड़ा बचाने के लिए हम क्या किया, टी मिनिमम, उन्होंने कहा कि इतने ही आपको तीथ देने हैं। साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमेरिका के बंदे थे, उन्होंने क्या बताया कि टी मिनिमम इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस, लेके जाएगा ना कोष्टक, मतलब स्क्वायर रूट के माइनस बाहर है, -1। उन्होंने इतना बात बताया कि इतने अडेंडम सर्कल इतना रखो, 1 प्लस 1 अपॉन जी मतलब गियर रेशियो इतना रखो आप, प्लस 2 ये फार्मूला यूज कर लो, इतना बना लो, जितने तीथ इसमें निकल के आएंगे उतना आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। गियर रेशियो इक्वल टू टी मिनिमम अपॉन टी, अगर स्मॉल टी लाना है तो 2ab अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1 कोष्टक के स्क्वायर रूट के बाहर, ओके। टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी, कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्क्वायर रूट टी मिनिमम, स्मॉल टी मिनिमम इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ द तीथ ऑन द गियर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द तीथ ऑन द पिनियन, ओके। इफेक्ट ऑफ द फिंटर डिस्टेंस फॉर द वाइब्रेशंस ड्यू टू vibration from the performance of the involute gear, effect on the filter distance for the vibrations due to vibrations on the performance of the involute gear, involute gear का performance, कैपिटल R डैश मतलब कि हमारा गियर हो गया, ये R डैश यहाँ से यहाँ तक का R डैश cos phi डैश इक्वल टू 60 cos phi, स्मॉल R डैश cos phi इक्वल टू 40 cos phi हो गया, ओके। R कैपिटल, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे, cos phi इक्वल टू 100 cos 20 डिग्री इक्वल टू cos phi इक्वल टू 100 cos 20 डिवाइड बाई 102 हो गया, phi यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
साइकोलॉजिकल प्रोफाइल नेक्स्ट। सो थैंक्स फॉर